नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पर। यूपीएससी ने जूनियर इंजीनियर और अदर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हम इस पोस्ट से संबंधित सभी डिटेल्स को यहाँ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 8 अप्रैल 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट होगी 27 अप्रैल 2023 और रीप्रिंट फॉर्म लास्ट डेट होगी 28 अप्रैल 2023। एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगा हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से नोटिफाई कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 25 रुपये, एससी एसटी की 0 रुपये, फिजिकली हैंडीकैप्ड की 0 रुपये और ऑल कैटेगरी वुमेन की भी 0 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी। इसके साथ ही साथ आप जो पेमेंट है ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी माध्यम से जिसमें आप सुटेबल हों। इसके अलावा आप यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 से 40 साल है जो कि पोस्ट वाइज है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन से संबंधित जानकारी हम देखेंगे। एज रिलैक्सेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है किसी भी पोस्ट की, उससे 5 साल एक्स्ट्रा आपको और एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी कि जैसे कि अगर मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है तो उसमें 5 साल आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनका जो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है वह 10 साल का है। यानी कि 40 साल के अगर वो हैं तो उनको 10 साल यानी 50 साल तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं तो एक्स्ट्रा 5 साल का और एज रिलैक्सेशन यानी कि 15 साल टोटल हो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में हैं तो 3 साल और मिलेंगे यानी कि 13 ईयर्स उनके और एज रिलैक्सेशन के हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं वो टोटल जो पोस्ट है वह जूनियर इंजीनियर की 58 पोस्ट है, जिसकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर देखेंगे। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 30 साल है। देख सकते हैं वैकेंसी जो टोटल है वह 146 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है उसमें टोटल जो पोस्ट की संख्या है वह 20 पोस्ट होगी और इसके लिए भी जो आपको डिग्री चाहिए वह आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट इसकी भी 30 साल है। असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशंस एंड इन्फॉर्मेशन, इसका जो है टोटल पोस्ट है 16। बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए आपके पास और 7 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इसके साथ ही मैक्सिमम एज लिमिट इसकी है 40 साल। इसके अलावा देख सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट है जिसके लिए टोटल 48 पोस्ट है और एलिजिबिलिटी इसकी है कि बैचलर डिग्री में आपके पास लॉ होनी चाहिए, 7 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए बार पे इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस पे 7 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट इसकी होगी 35 साल। इसके अलावा देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक ऑडिट की एक पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी डिटेल यहाँ पर है कि मास्टर डिग्री इन कॉमर्स और बैचलर डिग्री इन लॉ और MBA इकोनॉमिक्स और CA और CS और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एक पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन आर्किटेक्ट विद रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल एंड 2 साल का एक्सपीरियंस। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए होगी 35 साल। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक और वैकेंसी यहाँ पर रिसर्च ऑफिसर नेचुरोपैथी की एक वैकेंसी है जिसका लिए जो एलिजिबिलिटी है वह है बैचलर डिग्री इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस या फिर मास्टर डिग्री इन नेचुरोपैथी। मैक्सिमम एज लिमिट होगी 35 साल। रिसर्च ऑफिसर योगा की एक पोस्ट है जिसके लिए बैचलर डिग्री में योगा होना चाहिए आपके पास और मास्टर डिग्री में भी योगा होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 साल इसकी होती है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर जैसे कि ये जो सारी पोस्ट हैं दोस्तों या इंटरव्यू के बेस पे जो ये जॉब है ये आपकी लगेंगी। अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो फिर आपका इसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अभी कमेंट बॉक्स में शॉर्ट वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि इसका एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा, तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम सेंटर का जो सिटी है इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं पोस्ट की गई है। अगर कैंडिडेट की संख्या बाय द वे ज़्यादा हो जाती है तब एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम का जो सेंटर है वह बाद में यूपीएससी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको और हमें बता देगा। देख सकते हैं इंटरव्यू के टाइम मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा आपके पास, डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ऑर्डर या लेटर लेके जाना होगा। इसके अलावा देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो फिर आपको फिजिकली डिसेबल्ड का प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। इसके अलावा देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन और मैरिज और रीमैरिज और डाइवोर्स etc द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज कराया मैट्रिकुलेशन के बाद ऑन मैरिज और रीमैरिज पर या फिर डाइवोर्स पर, तो उस केस में
इन केस ऑफ रीमैरिज वुमेन और इन केस ऑफ डाइवोर्स वुमेन के केस में यहाँ पर नोटिफिकेशन दी हुई है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अगर जैसे कि आपका जो रिक्रूटमेंट होता है वो रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेस पे, उसके बाद इंटरव्यू के बेस पे होता है, तो जो अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट से उनको मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा। OBC कैंडिडेट को मिनिमम 45 मार्क्स लेके आने होंगे और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को 40 मार्क्स लेके आने होंगे आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100। ठीक है, 100 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है जिसमें से आपको इतने मार्क्स मिनिमम लेके आने होंगे एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। अगर in case where selection is made by recruitment test followed by interview, the candidates will have to achieve minimum level of suitability in their respective category at the interview stage। ठीक है, तो मेन इंटरव्यू होगा, अगर टेस्ट भी होता है तो उसमें बस क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, सैलरी यहाँ पर अभी हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। जैसे कि देख सकते हैं रिसर्च ऑफिसर जो है नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में इसकी पोस्ट है, एक पोस्ट है टोटल। इसका जो पे स्केल है दोस्तों वह है 10, पे लेवल 10 है और इसका देख सकते हैं 7th पे मैट्रिक्स पे लेवल के हिसाब से इसकी जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वह 1,05,033 रुपये होगी। इसमें 42% डियरेंस अलाउंस, 27% HRA दोनों ही इंक्लूडेड है। इसके अलावा देख सकते हैं जो 16 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर का रेगुलेशंस एंड इन्फॉर्मेशन इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। इसका जो पे स्केल है वह पे लेवल 11 होगा एज पर 7th CPC। ठीक है, और इसकी जो सैलरी होगी टोटल ग्रॉस सैलरी वह 1,18,645 रुपये होगी, इंक्लूडिंग 42% डियरेंस अलाउंस और 27% HRA। ठीक है, अब 1 वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की है जिसका जो पे लेवल होगा वह 8 होगा। ठीक है, और इसकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी आपकी 81,460 रुपये बनेगी, जिसमें आपका डियरेंस अलाउंस और HRA इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा 8 वैकेंसी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए भी जो पे लेवल होगा वह 10th पे लेवल होगा और जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 1,05,033 रुपये तक ही होगी। इसके अलावा 58 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल की और इलेक्ट्रिकल की। इसका जो होगा पे लेवल 6 होगा 7th CPC के अंतर्गत और जो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगी वह 50,750 रुपये बनेगी। इसमें डियरेंस अलाउंस 27% है और HRA है 42% और 27% रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा देख सकते हैं एक वैकेंसी है असिस्टेंट आर्किटेक्ट की जो कि चीफ आर्किटेक्ट होगा डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग में, जिसका जो पे स्केल है वह 15,600 रुपये से 39,100 रुपये प्लस 5400 ग्रेड पे इसका होगा। इसके अलावा देख सकते हैं इस पोस्ट से संबंधित सभी डिटेल्स हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। अगर आपको किसी भी डिटेल में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं ताकि आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें और जेन्युइन अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।